हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोम को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं और आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोम है वो किसके द्वारा रचित है, कौन इसे लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन W.H. ऑडेन, दूसरा ऑप्शन है जॉन किट्स, तीसरा ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन और चौथा ऑप्शन है T.S. इलियट। तो यहाँ पर देखिए आप जॉन किट्स तो नहीं ही हैं क्योंकि ये ऑड टू ऑटम लिखे हैं, तो ये एलिमिनेट कर दीजिए। अब W.H. ऑडेन जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखे हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब T.S. इलियट मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट लिखे, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोम है उसका पोइट है वॉल्ट विटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के ध्यान से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन्स लाइफ स्पैन इज। अब वॉल्ट विटमैन का लाइफ स्पैन क्या है, जीवन काल क्या है। तो 1819 टू 1892, 1817 टू 1872, 1820 टू 1873 और 1812 टू 1836। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा, लाइफ स्पैन वॉल्ट विटमैन का है 1890 टू 1892। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वॉल्ट विटमैन थे या कारपेंटर, टीचर, एडिटर या ऑल। तो हम राइटर सेक्शन वॉल्ट विटमैन की विवरणी पर हम लोग जो वीडियो देखे थे उसमें हम लोगों ने देखे हैं कि वॉल्ट विटमैन कारपेंटर के रूप में भी काम किए 12 वर्ष के पहले, टीचर के रूप में भी काम किए, एडिटर के रूप में भी काम किए, अर्थात यहाँ पर तीनों ऑप्शन हो जाएगा ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कि वॉल्ट विटमैन वॉज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर और कोल्ड वॉर। अब देखिए हम बताए थे उसमें कि वॉल्ट विटमैन 12 वर्ष के पहले कारपेंट्री का वर्क भी किए, उसके बाद टीचर का भी काम किए, एडिटर का भी काम किए और वे वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किए सिविल वार के दरमियान। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार भी ऑप्शन गलत है, कोल्ड वार भी गलत है और आपका आंसर हो जाता है सिविल वार। सिविल वार अमेरिका में ही हुआ था, 1861 टू 1865 तक चला था, अर्थात 4 वर्षों तक सिविल वार अमेरिका में चला था। और अमेरिका में 2 गुट, नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स और साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये हो गया आपका सिविल वार। अब पांचवा क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन्स ऑल पोएट्री इज कलेक्टेड इन। वॉल्ट विटमैन का जो पोएट्री, पूरे पोएट्री को किसमें कलेक्ट किया गया, सम्मोहन किया गया। पहला लीव्स ऑफ ग्रास, दूसरा गीतांजलि, तीसरा द स्कार और चौथा ऑप्शन है नन। तो जितने भी ये पोएट्री लिखे सभी का समावेशन लीव्स ऑफ ग्रास में किया गया। लीव्स ऑफ ग्रास याद रखिएगा, गीतांजलि तो नहीं होगा क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा है लिखा हुआ, ये भी पोम का ही कलेक्शन है। स्काई नहीं होगा, नन तो होगा ही नहीं, अर्थात लीव्स ऑफ ग्रास में सारे पोएट्री का समावेशन आपको मिल जाएगा। चलिए ये
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भी देख लें। और सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसे कहा जाता है जनताओं का कवि, पीपुल्स पोएट किसे कहा जाता है? अब देखिए, वाल्टर डेलामेयर, इसको तो कहा जाता है चिल्ड्रंस पोइट, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, वाल्ट विटमेन को ही कहा जाता है पीपुल्स पोइट, अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, बी आपका सही है। और विलियम वर्ड्सवर्थ को ए पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, ए पोइट ऑफ नेचर। जॉन किट्स को ए पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, ए पोइट ऑफ ब्यूटी, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका वाल्ट विटमेन। नेक्स्ट, वाल्ट विटमेन बिलोंग्ड टू, वाल्ट जो विटमेन है कहाँ से संबंध है उनका, ब्रिटेन से, जर्मनी से, आयरलैंड से, या द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो वाल्ट विटमेन अमेरिकन पोइट थे, अर्थात ब्रिटेन नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा, आयरलैंड भी नहीं होगा, आपका आंसर जो है यूएसए होगा, अर्थात अमेरिका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका। चलिए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि वाल्ट विटमेन इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब कविता में हम लोग कविता को अध्ययन किए हैं, उसमें देखे हैं एक लाइन कविता का, आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to see snow till death। तो यहाँ पर उस लाइन में कहा गया है 37 years, अर्थात वाल्ट विटमेन अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा उम्र 37 वर्ष है। तो आप याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वर्ष के थे वाल्ट विटमेन जब ये कविता लिखे? तो 37 years ओल्ड थे। चलिए 9th क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ ग्रास ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लेक ऑफ राइम्स इज रिटन बाय। अब देखिए, एक ही लाइन में 2-3 क्वेश्चंस जो है इसको हम समावेशित किए हैं। अब देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज लीव्स ऑफ ग्रास, तो यह है एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री। चलिए, अब लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर डैश, किसके लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये जाना जाता है फ्री रिदम्स एंड लेक ऑफ राइम्स के लिए। अब फिर क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय डैश, इन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आपका वाल्ट विटमेन के द्वारा, वाल्ट विटमेन के द्वारा यह लिखा गया है लीव्स ऑफ ग्रास, ये याद रखिएगा, इनका फेमस वर्क है। उसके बाद चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। अब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो कविता है वह क्या है, इपिक है कि लिरिक है कि सोनेट है कि कॉमेडी है? देखिए, इस कविता में इपिक डायमेंशंस है, लेकिन यह इपिक पोम नहीं है, यह लिरिकल है। लिरिकल मतलब होता है गीत्यात्मक, यानी इसमें जो है गीत से संबंधित है, तो ये लिरिक है। ये भी एक जो है जैसे आपका सोनेट हुआ, एपिक हुआ, ये भी एक प्रकार का पोएम लिखने का एक मेथड है, लिरिक, तो ये लिरिक पोएम है। अब देखिए, सोनेट तो नहीं है, सोनेट जो है 14 पंक्तियों की कविता होती है, तो ये नहीं है। और कॉमेडी मतलब होता है सुखांत नाटक, ये भी तो नहीं है, ये है आपका, याद रखिएगा, ये लिरिक पोएम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फिर देखिए, स्पीकर कहे या पोइट कहे, दोनों सेम ही होता है। तो स्पीकर कौन है? बॉय है, बॉय तो नहीं है, गर्ल नहीं है। द पोइट हिमसेल्फ, इस कविता में पोइट स्वयं ही स्पीकर का काम कर रहा है, स्पीकर, यानी द पोइट हिमसेल्फ हो जाएगा, एनवर्ड में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। द पोइट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। अब पोइट जो है अपने आप में रिजॉइस करता है, इंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, एंड सिंग्स और गुनगुनाता है। किसके लिए? पब्लिक के लिए, अपने बिलव्ड के लिए, या चिल्ड्रन के लिए, या सेल्फ स्वयं के लिए, यानी सोल के लिए। किसके लिए? तो सोल के लिए, ये याद रखिएगा, सेल्फ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर, द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वह इसमें क्या करता है? क्राई करता है यानी रोता है, लाप्स हंसता है, साउट्स चिल्लाता है, सिंग्स मतलब गाता है। तो यह गाता है, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए 14th नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन। जो लीव्स ऑफ ग्रास इनका जो प्रोमिनेंट वर्क है उसका फर्स्ट जो है फर्स्ट एडिशन कब छपा था, प्रिंट हुआ था? तो 1855 में, अर्थात सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वाल्ट विटमैन स्वयं अपने खर्च पर इसे पब्लिश करवाया था। और उस वक्त इस लीव्स ऑफ ग्रास में मात्र 12 पोम्स निहित था, और अभी इसमें लगभग 400 पोम्स है। तो ये हो जाएगा 1855। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 14th नंबर क्वेश्चन। और 15th, द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनवाइट्स। अब पोइट जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता, उसमें किसको वो इनवाइट करता है? तो उसमें लाइन है, कविता का लाइन है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ पर सोल को इनवाइट करता है, यानी आत्मा या रूह को जो है वह आमंत्रित करता है। अर्थात उनका ये उद्देश्य है कि हम स्वयं में ही झांक करके देखें और इसे ही रिकॉग्नाइज करें, और जो कि शांति देने वाली है और ये लिबरेशन देने वाली है। तो यहाँ पर इनवाइट करता है सोल को, एंसेस्टर को नहीं, फादर को नहीं, मदर को भी नहीं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। हम लोग 15 क्वेश्चंस समाप्त कर लिए हैं और 16वां क्वेश्चन से 25वां क्वेश्चन तक इसे कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि व्हाट डज द पोइट ऑब्जर्व इन समर। समर सीजन में पोइट क्या ऑब्जर्व करता है, क्या प्रेक्षण करता है, क्या बिहोल्ड करता है? तो बिहोल्ड करता है सनी डेज को भी नहीं, येलो फ्लावर्स को भी नहीं, गर्ल्स फ्लाइंग को भी नहीं, ए स्पाइक ऑफ ग्रास को बिहोल्ड करता है। स्पाइक मीन्स ही होता है स्पीयर। जैसे लाइन आप पढ़े होंगे, I lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass। तो यहाँ पर समर सीजन में पोइट ऑब्जर्व कर रहा है ए स्पेयर ऑफ ग्रास को, या स्पाइक ऑफ ग्रास को, या ब्लेड ऑफ ग्रास को। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट डिस्कार्ड। किस चीज को कभी अवहेलना करता है? तो मेन काइंड इन दालुता, इसे तो अवहेलना नहीं करता, डिस्कार्ड नहीं करता है। नेचर्स ब्यूटी का ये प्रशंसा ही करता है, डिस्कार्ड नहीं करता है। ब्रदरहुड मतलब भ्रातृत्व की भावना के पक्षधर हैं ये। बिलव्ड, इस कविता में बिलव्ड के बारे में या बिलव्ड से संबंधित कोई भी अवधारणा नहीं दिया गया है, इसलिए ये आंसर आपका होगा कि पोइट जो है डिस्कार्ड करता है बिलव्ड को। वह लाइक करता है मैनकाइंड को भी, नेचर्स ब्यूटी को भी, और ब्रदरहुड यानी फ्रेटर्निटी की भावना को भी। तो ये 17th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, VVI। यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको पूरी कविता
मनोयोग से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, बारीकी नज़र उस पर डालना होगा, प्रत्येक लाइन को पढ़ना होगा, प्रत्येक लाइन का अर्थ भी समझना होगा, क्योंकि यदि आप अर्थ समझे हुए रहेंगे तो ही जो एक्सप्लेनेशन पूछता है वो लिख पाएंगे। इसलिए यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 12th के एग्ज़ाम में, यदि आप जिला टॉपर या स्टेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक चैप्टर पूरी उत्साह के साथ पढ़ना होगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का सभी चैप्टर्स का या सभी चैप्टर्स पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। और हम जो कविताओं का अध्ययन कर रहे हैं उसे आप देखें, हिडन फैक्ट्स को देखें, यानी कवि का भाव, किस भाव से वो कविता लिखें, इसको देखिए। सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ देने से कम नहीं चलता है, वो सिर्फ आपको छिछला नॉलेज प्रदान कर सकता है, लेकिन जब डीप नॉलेज की बात हो तो मेरे ही चैनल से आप कनेक्ट होएं। और मैं दावा करता हूँ कि आपको डेफिनेट टाइम में सारे चीज़ों को, चाहे ग्रामेटिकल पोर्शन, चाहे बुक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सभी को मैं सॉल्व करने में सक्षम हूँ और करूँगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पूर्णतः मेरी तैयारी हो 12th का, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए पहले बहुत सारे लाइंस कविता में मौजूद, जो बहुत सारे लाइंस है, 13 लाइंस है, तो 13 लाइंस में से जो हमें प्रमुख लगा लाइन उसे हम ले लिए हैं और एक ही क्वेश्चंस का रूप जो है ड्राफ्ट बना दिए हैं, प्रारूप बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। देखिए यहाँ पर ये सेपरेट लाइन भी पूछ सकता है आपको कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोम। 4 पोम का नाम दिया हुआ रहेगा, आपको चयन करना है। चलिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। अब मान चलिए इतना भी लाइन सिर्फ दे देगा और कहेगा कि आई एज्यूम यू शैल एज्यूम एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज ए लाइन फ्रॉम। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन में आपको चयन करना है कि ये लाइन जो है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम किस पोम से उद्धृत है। तो ये हो गया आपका ये लाइन एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मान चलिए कि ये सेपरेट लाइन दे दिया आपको, फिर वही पूछेगा कि ये लाइन जो है किस कविता से उद्धृत है। चलिए, ये हो गया लाइन। हम बहुत सारे लाइन्स को एक ही में मिला दिए हैं। उसके बाद फिर आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, ये लाइन दे दिया, कहा कि किस पोम से उद्धृत है। फिर माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फाउंड फ्रॉम दिस सोल दिस एयर, ये लाइन दे दिया, कहा किस पोम से उद्धृत है। या आपको क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, ये लाइन दे दिया, अब कहेगा कौन पोम से उद्धृत है। फिर वही बात, आई हर्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये भी लाइन दे दिया, पूछा कि किस पोम से उद्धृत है, तो आपको लिखना पड़ेगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, अगर ये लाइन दे दिया तो फिर पूछेगा कि किस कविता से उद्धृत है। अब आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to see snow till death, यदि ये लाइन दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि किस कविता से उद्धृत है। तो हम 4 ऑप्शन जो है, these lines have been taken from the poem, किस कविता से ये सारे लाइन्स हैं। और टू ऑटम से नहीं है, स्नेक से नहीं है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो रचित है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पर एक लाइन वहाँ पर पूछता है और हम मतलब कुछ लाइंस, मतलब लगभग 5 से 7 लाइंस जो है एक ही में मिक्स करके दे दिया हूँ। और इसमें भी अगर कहिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है, तो आपका ये लाइन हो गया, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, पहला लाइन। उसके बाद फिर
एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोल दिस ईयर। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकता है। और उसके बाद क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, ये भी अच्छा लाइन है। उसके बाद नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये भी अच्छा लाइन है। उसके बाद होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये भी अच्छा लाइन है। तो मेरे समझ में जो भी आया वो हम लिख दिए हैं। अब आप इसका एक ही उपाय है कि आप पूरी कविता को मनोयोग से अध्ययन करें। अगर अध्ययन करिएगा कविताओं को तो आपका लाइन जो है पोम का से संबंधित यदि पूछेगा तो उसका आंसर देने में आप मतलब फेल नहीं होइएगा, उसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डज क्रिट्स मीन। क्रिट्स मीन्स मतलब क्या होता है। क्रिट्स मतलब परफेक्ट हेल्थ यानी पूर्ण स्वस्थता नहीं होगा। सफिस्ट मतलब काफ़ी, ये भी नहीं होगा। हजार्ड मतलब खतरा, ये भी नहीं होगा। क्रिट्स मतलब होता है रिलीजियस बिलीव्स, मतलब धार्मिक विश्वास या मान्यताएं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज स्कूल्स मीन। स्कूल्स मतलब क्या होता है, तो सीज मतलब समाप्त होना, ये नहीं होगा। हार्बर मानना, ये भी नहीं होगा। समर ग्रास भी नहीं होगा। ये सिस्टम्स ऑफ थॉट यानी दार्शनिक विचार धाराएं स्कूल्स मतलब होगा यहाँ। नेक्स्ट 21 व्हाट डज इन अबेयंस मीन। इन अबेयंस जो है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, तो इन अबेयंस मतलब क्या होता है, तो इन अबेयंस मतलब होता है स्थगन। स्थगन मतलब सस्पेंडेड, तो यहाँ हो जाएगा समथिंग एज पेंडिंग और सस्पेंडेड। ये आंसर आपका हो जाएगा। फ्री गलत, एट प्रेजेंट अभी मतलब गलत, नन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हार्बर मीन। हार्बर मीन्स क्या होता है, तो हार्बर मतलब होता है बिलीव करना, विश्वास करना। एसेसिनेट मतलब होता है हत्या करना, ये नहीं होगा। डिग्निफाई मतलब होता है प्रतिष्ठित करना, ये भी नहीं होगा। ग्लोरीफाई मतलब होता है प्रतिष्ठित करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाता है टू बिलीव। तो इसमें से जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इन अबेयंस मीन्स क्या होता है ये, और क्रीड्स और स्कूल्स मतलब आप देख लीजिए। और कविता जो हम पढ़ाएं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें हम लोगों ने इन डिटेल हम लोग सारे वर्ड्स को देखे हैं, उसका मतलब जो है समझे हैं। ये हो गया आपका। अब 23 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस कविता का थीम क्या है, इस कविता का थीम क्या है, यानी इस कविता में क्या वैचारिक स्थिति है, यानी बायोडाटा क्या है इस कविता का। फॉर गुड और बैड नहीं है। एवरी हजार्ड मतलब प्रत्येक खतरा नहीं है। कुछ देर के लिए पर्याप्त नहीं है। ये जो कविता है ये रिफ्लेक्शन है, किस पर रिफ्लेक्ट किया गया है, तो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट पर, यानी पर्सनल थॉट। जो वाल्ट विटमैन का जो पर्सनल थॉट है, इंडिविजुअलिस्टिक थॉट है, उसी का ये रिफ्लेक्शन है, और यही क्या है कविता का थीम है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसका 24th क्वेश्चन व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। दो बार जो है कविता में जो दो यू का प्रयोग किया गया है वो क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यहाँ पर एक यू है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, फिर यहाँ पर यू है। तो दोनों यू जो है क्यों प्रयोग किया गया है, तो वो स्पीक एट एवरी हजार्ड, वो प्रत्येक खतरे स्थिति में बोलना चाहता है, ये नहीं होगा। कंसीडर विचारना, ये भी नहीं होगा। टू प्रेस ऑन सिमिलरिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड यानी जो है ब्लड का सिमिलरिटी या इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है। वो सूचित करता है यू का प्रयोग करके, सिमिलरिटी को दर्शाता है, ब्लड का सिमिलरिटी। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार को नहीं। चलिए ये 24th हो गया। अब 25th आइए। अकॉर्डिंग टू द पोएट द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ। ये जो पूरी कविता है उसमें क्या प्रदर्शित होता है, वाल्ट विटमैन क्या किसके प्रति या किसके लवर हैं, तो आर्ट के लवर हैं नहीं, साइंस के नहीं, कॉमर्स के नहीं, वो नेचर के लवर हैं, यानी प्रकृति से ज़्यादा उसे लगाव है, अटैचमेंट है, और उसका जो नेचर है, ये स्टेट है, उसी पर वह अडिग रहना चाहता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के अंतर्गत जितना भी बन सका वो हम पूछने का काम किए, प्रोवाइड करने का
काउंट किए हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, इसका तो एक ही है कि आप पूरी कविता को पढ़िएगा तो किस कविता में कौन सा लाइन है इसका आइडेंटिफिकेशन आप कर पाइएगा। इसलिए आप पूरी कविता को देखिए। और हम जो ये अभी पोएट्री सेक्शन को ही कवर कर रहे हैं, उसमें जो निहित 10 पोम्स है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें, कनेक्ट होइए। इसके लिए आप मेरे चैनल जो लर्न विथ मी है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वह वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक तो बनता है। यदि आप दूसरों को भी प्रॉफिट देना चाहते हैं तो इसे आप शेयर कर दें, ताकि दूसरे के लिए भी ये प्रॉफिटेबल साबित हो। तो दोस्तों बस आज तक इतना ही, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक पोम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread